नमस्कार दोस्तों सेविंग्स अकाउंट हो, एफडी हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, कोई और हमारा पीपीएफ जैसा अकाउंट हो, हर जगह पर हम नॉमिनी जरूर करते हैं ताकि हमारी मृत्यु के बाद पैसा हमारे घर वालों में से किसी एक या दो मेंबर्स को मिल सके और वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सके। लेकिन नॉमिनी करते वक्त एक बहुत बड़ी गलती भी हम लोग करते हैं जिसके बारे में ना तो नॉमिनी करने वाले को पता होता है, ना जो पर्सन नॉमिनी हुआ है उसको पता होता है, और ना ही मरने वाले के घर वालों को पता होता है। इसके रिगार्डिंग हमने 3 वीडियोस 3-4 साल पहले अपलोड किए थे। हो सकता है किसी ने वो देखे हो, जिन व्यूअर्स ने नहीं देखे हैं खास तौर से आज का वीडियो उनके लिए है। नॉमिनेशन करते वक्त हम अपने घर वालों को नॉमिनी बना देते हैं। अगर वो नॉमिनी इमीडिएट फैमिली मेंबर है तभी वो उस पैसे का इस्तेमाल कर सकता है, अदरवाइज वो उस पैसे का इस्तेमाल करने का 1% भी हकदार नहीं होता। अब इमीडिएट फैमिली मेंबर कौन है? इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की लिस्ट में आते हैं पेरेंट्स, बच्चे और सगे भाई बहन और स्पाउस, यानी कि माता पिता, हस्बैंड या वाइफ, सन, डॉटर और सगा भाई और सगी बहन। डॉटर चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, बहन मैरिड हो या अनमैरिड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इन मेंबर्स की कैटेगरी जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उनके अलावा अगर कोई भी नॉमिनी बनाया जाता है तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि ये नॉमिनी बनाया गया है, इस नॉमिनी को मैं ये अधिकार दे रहा हूं कि पैसा बैंक से या पोस्ट ऑफिस से निकाल करके मेरे लीगल हेयर्स के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नॉमिनी को हालांकि ये नहीं पता, नॉमिनी करने वाले को नहीं पता, और नॉमिनी ने पैसा निकाल लिया, उसने इस्तेमाल कर लिया। अगर नॉमिनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की लिस्ट जो हमने अभी आपको बताई उनके अंदर है, तब वो बैंक से या पोस्ट ऑफिस से पैसा निकाल भी सकता है, उसका इस्तेमाल भी कर सकता है। उस पैसे पर सिर्फ और सिर्फ उस नॉमिनी का हक है। लेकिन अगर वो इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है, अब हो सकता है किसी ने अपने किसी कजन को, किसी ने अपने चाचा चाची को, किसी भतीजे को, भांजे को, किसी दोस्त को, किसी को नॉमिनी बना दिया और उसकी सोच कुछ भी रही हो, चाहे वो उसको पैसा परमानेंटली देना चाहता है या पैसे के रखवाले के तौर पर उसने नॉमिनी बनाया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉमिनी अगर इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है तो वो उस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो भी लीगल हेयर्स हैं, जो उसके कानूनी वारिस हैं पैसे के, यानी कि जो इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, उसमें अलग अलग तरह की लिस्ट आती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। तो सबसे पहले क्लास 1 के जो कानूनी वारिस, उनका हक होता है पैसे पर, और बिल्कुल बराबर के रेशियो के अंदर हक होता है। मतलब कहने का ओवरऑल ये है कि नॉमिनी पैसा निकालेगा हमेशा बैंक से या पोस्ट ऑफिस से या कहीं से भी, जहां भी आपने इन्वेस्ट कर रखा था, जिस भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था, उसको बेचने का हक भी उस नॉमिनी का होता है। वो पैसा एक बार उस नॉमिनी को ही मिलेगा। लोगों ने अक्सर पूछा है और यह बताया है कि आपका वीडियो गलत है, हमारे परिवार में ऐसा सीन हुआ है कि इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं था, उसने पैसा निकाल लिया। बिल्कुल निकाल लिया। बैंक या पोस्ट ऑफिस, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक है कि वो नॉमिनी की पहचान करके सही नॉमिनी को उस पैसा दे दे। अब नॉमिनी उस पैसे का क्या कर सकता है और वो क्या करेगा, वो कानूनन उस पैसे को इस्तेमाल करने का हकदार है या नहीं है, उसने इस्तेमाल किया या लीगल हेयर्स को दिया, उससे बैंक या पोस्ट ऑफिस की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो कानूनन पैसा तो हमेशा नॉमिनी ही निकालने का हकदार है, लेकिन इस्तेमाल करने का हकदार वो सिर्फ तभी होता है अगर वो इमीडिएट फैमिली मेंबर की कैटेगरी में आता है। इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की कैटेगरी जो हमने आपको बताई, उसमें थोड़ा आगे जाने की जरूरत है। अब पेरेंट्स तो इमीडिएट फैमिली मेंबर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, उधर से नाना नानी, पोता पोती, नाती नातिन, ये सब जगह के अंदर इमीडिएट फैमिली मेंबर्स नहीं माने जाते। इसके लिए बहुत नियम और शर्तें साथ में लागू होती हैं, जिन्हें एक जगह पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना शायद संभव नहीं होगा। लेकिन आप ये मानकर चल सकते हैं कि 98% केसेस के अंदर नाना नानी और दादा दादी भी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स की कैटेगरी में नहीं आते जब सवाल नॉमिनेशन का है। तो अगर नॉमिनी इमीडिएट फैमिली मेंबर नहीं है और उसने पैसा निकाल लिया, मरने वाले की मृत्यु के बाद पैसा निकाल लिया, वहां तक तो ठीक है, कानूनन कुछ भी उसने गलत नहीं किया। लेकिन उसके बाद अगर वो उस पैसे को अपने ऊपर खर्च करता है तो वो गैर कानूनी है। उसे वो पैसा मरने वाले के इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। यहां एक और खास बात आपके लिए जाननी जरूरी है। टर्म इंश्योरेंस, शेयर्स और डिबेंचर्स,
इन 3 चीजों के अंदर नॉमिनी कोई भी हो, चाहे वो इमीडिएट फैमिली मेंबर है या नहीं है, चाहे कोई दोस्त है, कोई भी ABC पर्सन है जिससे आपका कोई रिलेशन नहीं है, सिर्फ शेयर्स की कैटेगरी, डिबेंचर्स की कैटेगरी और टर्म इंश्योरेंस, नॉमिनी को पैसा मिलेगा और वही उसको इस्तेमाल करने का हकदार भी होगा। अब यहां याद रखने की बात यह है कि शेयर्स के केस के अंदर नॉमिनी को पैसा मिलता है और वही उसको इस्तेमाल करने का हकदार होता है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के केस के अंदर नॉमिनी को पैसा मिलता तो है बट वो उसका इस्तेमाल करने का हकदार नहीं होता। और जिन व्यूअर्स को इस वीडियो पर विश्वास नहीं आ रहा हो, जिनको म्यूचुअल फंड और शेयर्स की इस बात पर भी विश्वास नहीं आ रहा हो कि ऐसा कुछ नॉमिनेशन का नियम हो सकता है, वो गूगल कर सकते हैं कंपनी एक्ट 109A, आपकी स्क्रीन पर इस टाइम आ रहा है 109A कंपनी एक्ट, उसके अंदर नॉमिनेशन के फुल डिटेल्स दिए गए हैं। इस सारी बात को एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करते हैं कि एक पर्सन की अगर डेथ होती है और उसकी फैमिली मेंबर के अंदर उसकी वाइफ है, उसका बेटा और बेटी है, ये 4 मेंबर्स की फैमिली है और हस्बैंड की मृत्यु हो जाती है। हस्बैंड ने अपने बैंक अकाउंट के अंदर नॉमिनी किया हुआ था वाइफ को, तो वो पैसा सारे का सारा उसकी वाइफ को मिलेगा। अगर नॉमिनी किया हुआ तो सन को, तो सारे का सारा पैसा उसके सन को मिलेगा। और जिसको भी नॉमिनी किया था, चाहे वाइफ को किया था या सन को किया था, उसके अलावा उस पैसे पर किसी और का हक नहीं होगा। वो नॉमिनी अपनी मर्जी से जिसको देना चाहे दे सकता है, लेकिन लीगली कोई दूसरा फैमिली मेंबर उस पैसे पर अपना हक नहीं जमा सकता। लेकिन अगर नॉमिनी उन्होंने कर दिया था अपने किसी कजन को, मान लीजिए अपने चाचा के बेटे को नॉमिनी किया था, तो उस चाचा का बेटा वो पैसा बैंक से निकाल पाएगा लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। वो पैसा उसको उसके लीगल हेयर्स यानी उसकी मरने वाले की वाइफ और उसके दोनों बच्चों के अंदर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, यानी उसके 3 हिस्से करके वो उन तीनों को बराबर देगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात विल के बारे में, विल यानी कि वसीयत। मरने वाले ने अगर कोई भी वसीयत छोड़ी है तो वो सबसे ऊपर है। विल एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर दूसरे डॉक्यूमेंट को सुपरसीड करता है, यानी विल के ऊपर कुछ नहीं है, वसीयत से आगे कोई नॉमिनेशन नहीं है। नॉमिनेशन और वसीयत में अगर टकराव होता है तो वहां जो चीज वसीयत में लिखी गई है, जिसको हक वसीयत के अंदर दिया गया है, वही इंसान उस पैसे का हकदार होगा। यानी इसी एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़ाएं कि मरने वाले ने नॉमिनेशन बैंक अकाउंट में किया था अपने बेटे का, लेकिन साथ ही वो एक विल भी लिख कर गया है जिसके अंदर उसने पैसा दे रखा है अपनी वाइफ को। तो जब विल लिखी गई है, वाइफ को उसमें पैसा दिया गया है, तो उस बेटे की जो बैंक में नॉमिनेशन है वो खारिज हो जाती है। नॉमिनेशन का मतलब फिर वहां सिर्फ वही रह जाएगा कि नॉमिनी पैसा निकाल पाएगा, यानी वो बेटा पैसा निकाल लेगा बैंक से, पर उसको वो पैसा अपनी मां को देना पड़ेगा। विल के अकॉर्डिंगली ही सारा कुछ होगा। जहां पर विल लिखी जा चुकी है, वसीयत लिखी जा चुकी है, वसीयत में जो कुछ लिखा है वही सर्वोत्तम माना जाएगा, उसके आगे कोई नॉमिनेशन काम नहीं कर सकती। तो आज के बाद एक काम जरूर करना है कि जहां जहां आप नॉमिनी कर चुके हैं या करने वाले हैं, वहां नॉमिनेशन जरूर चेक कीजिए कि जिसके नाम नॉमिनेशन किया है वाकई उसको आप क्या सिर्फ रखवाले के तौर पर नॉमिनी करने वाले हैं या इस्तेमाल करने का हक भी देना चाहते हैं। और खास तौर पर यह चेक करना इसलिए जरूरी है कि नॉमिनी करने वाले को, नॉमिनी को और घर वालों को कुछ भी पता नहीं होता कि नॉमिनेशन का असल में नियम या कानून है क्या। आज के वीडियो में इतना ही। नॉमिनेशन या विल के रिगार्डिंग आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो सवाल हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। नॉमिनेशन के पिछले वीडियोस और वसीयत के पिछले वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिफरेंट मूड्स को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।